ओके चलिए सब लोग आएंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पर। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मिला क्या सबको? क्वेश्चन किया जा सकता है सॉल्व। देखिए होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा होमवर्क था? क्वेश्चन नंबर 3 किया क्या? क्या था क्वेश्चन नंबर 3 में? कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक मेथड से हमने किया था, दूसरे मेथड से आपको घर पे करना था, ऐसा? दोनों मेथड से घर पे करना था। ठीक है, आंसर्स बताओ कौन सा, यही है क्या क्वेश्चन में? 1544 वाला यही है ना? ठीक है, आंसर्स बताओ क्या क्या आया आपका। कोवैरियंस कितना आया? -39.17। और क्या निकालना था? सीओसी स्टैंडर्ड डिविएशन किसका? एक्स का। कितना आया? 11.90। स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का 4.16। और क्या निकालना था? आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना आया? -0.79। इज दैट ओके? यहां तक सबका बिल्कुल मैच है? हर किसी के कॉपी में है, सॉल्व करके कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ होमवर्क था? चलिए सब लोग कंटिन्यू करेंगे। आएंगे हमारे क्वेश्चन सेट के एग्जाम्पल नंबर 8 पर। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अरिथमेटिक मीन ऑफ सीरीज एक्स और अरिथमेटिक मीन ऑफ सीरीज वाई 25 और 18 दिया है। मतलब क्या दिया है आपको? एक्स बार एंड वाई बार। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन। वैसे देखा जाए तो ये और कुछ नहीं, क्या है? सम है और प्रोडक्ट है किसका? डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन। मतलब ये पूरा वैल्यू है समेशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई बार। नाम अगर ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स आर 136 एंड 138। सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन मतलब समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर दिया है, समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर दिया है। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 15। अब क्या इसको लेकर हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? आओ सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन एक्स बार गिवन है, बताओ कितना है एक्स बार? 25। वाई बार गिवन है, कितना है? कितना? 18। समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस क्या दिया है? वाई बार। कितना है? 122। सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन मतलब क्या दिया है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर। कितना है? 136। और समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वेयर दिया है, कितना? 138। और क्या फाइंड करने बोला है हमें? एन भी दिया है, कितना? 15। क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या है फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का? कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हम फार्मूला लिखते हैं आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब चाहो तो हम कोवेरिएंस की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। कोवेरिएंस की वैल्यू क्या है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय एन। और सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? एन। और सिग्मा वाई का फॉर्मूला क्या आएगा? समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? एन। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या है? एन है। अंडर रूट एन मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एन क्या हो जाएगा? एन। एन डिवाइडेड बाय एन क्या हो जाएगा? कैंसल। तो सिंपली इन टर्म्स पे फॉर्मूला बनता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन
एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। यहाँ पे आपको एन की वैल्यू की कोई जरूरत है ही नहीं। कैसे कटा एन एन, ये अंडर रूट एन है, ये भी अंडर रूट एन है, अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन क्या एन, न्यूमरेटर में 1/n आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एन है, एन एन क्या हो गया कैंसल। वैल्यू तो पता है, बोलो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना है 122, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना है 136, और y माइनस वाई बार का समेशन का स्क्वायर कितना है 138। डायरेक्ट आंसर बता दो 0.89। डन। आसान था कठिन था? हुआ क्या सबका पॉजिटिव की निगेटिव पॉजिटिव। अच्छा अगर कोवरायंस ही निगेटिव आए तो आर हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। ये एक प्रॉपर्टी भी है, ध्यान से देखो, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो कभी निगेटिव आएंगे नहीं, वो तो हमेशा क्या लेते हैं अपन पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो अगर कोवरायंस निगेटिव है तो आर 100% क्या आएगा निगेटिव है। ये हो गया। आगे चलते एग्जांपल नंबर 9 पर। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, क्या फाइंड करने आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आर दिया है कितना है 0.5, समेशन एक्स वाई दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेशन एक्स वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है, समेशन x का क्या दिया है स्क्वायर, वेयर x एंड y आर डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। x और y क्या है डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन है, मतलब ये समेशन एक्स वाई इज नथिंग बट अ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वाई बार। r भी दिया है आपको, नीचे क्या दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तो दे के रखा है, क्या देके रखा है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, समेशन x का क्या है स्क्वायर, मतलब इट इज नथिंग बट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। लिखते वक्त भले उन्होंने समेशन x का क्या लिखा है स्क्वायर, पर नीचे डिफाइन किया है x है डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, x इज नथिंग बट x माइनस एक्स बार, तो आपको x माइनस एक्स बार पता है, आपको y माइनस वाई बार की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y उन्होंने क्या किया है निकाल कर दिया है। किसकी वैल्यू निकालनी है n की, तो आइए निकालते, क्या लिखेंगे वी नो, क्या पता अपने को कुछ पता भी है जीवन में, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई लिख देता हूं सीधा चलेगा। ये समेशन एक्स वाई क्या है एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई का सम नहीं है, इट इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन, ये हो गया क्या कोवरायंस, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या वाई। आर की वैल्यू पता है आपको कितनी, अच्छा चलो वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले फार्मूले में जो दिया है वो दे देते, इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स को लिख सकते हो आप समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या एन, अरे हाँ कि ना, एक्स का स्क्वायर इज नथिंग बट अ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या वाई। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, यहाँ पे आर की वैल्यू पता है कितनी 0.5, समेशन एक्स वाई दिया है उन्होंने कितना है 120, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें एन की, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने दी है कितनी है कितनी 90, डिवाइडेड बाय किसकी वैल्यू निकालनी है आपको एन की, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई ऑलरेडी गिवन है कितना है कितना है 8। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूं थोड़े समय के लिए इसको इधर लेके चले जाते, किसको अंडर रूट एन वाली टर्म को, तो आपको क्या मिलेगा अंडर रूट 90 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 8 इंटू एन। अब दोनों साइड का क्या कर लेते हैं स्क्वेयर कर लेते हैं, यहां लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, क्या मिलेगा आपको 90 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू
120 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय n होल का क्या स्क्वायर। ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 90 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू करो। 120 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? कितना? 30। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय n होल का स्क्वायर। एंड देयरफॉर आप लिख सकते हो 90 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 30 डिवाइड इन मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू n मल्टीप्लाइड बाय n। n क्या हो गया? कैंसर। एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय क्या? 90। कितना आएगा? कितना? 10। इसी को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। डन। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। ध्यान से देखें। A computer operator, while calculating the coefficient between two variable x and y for 25 pairs of observation, obtained the following constant। n था 25, उसने 25 पेयर का r निकाला। समेशन x, नाउ वी आर नॉट श्योर वेदर दिस इज समेशन x एक्चुअल वाला कि समेशन x माइनस x बार, वो क्लैरिफाई करेंगे। समेशन x का स्क्वायर 650 आया, समेशन y 100 आया, समेशन y स्क्वायर 460 आया, और समेशन एक्स वाई आया उसका कितना? 508। इट वॉज हाउएवर लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट he had copied down two pairs as 6 and 14 and 8 and 6, while the correct pairs was 8 and 12 and 6 and 8, obtained the correct value of a coefficient of correlation। मतलब करेक्शन करना है किसमें? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो मुझे तो लगता है ये समेशन एक्स इज एक्चुअली समेशन एक्स, समेशन एक्स वाई इज एक्चुअली समेशन एक्स वाई, और समेशन एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। इस समय में हमें एन फाइंड करने के लिए कौन सा, आर फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? आर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल का स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और उसका रॉन्ग जो आर है उसकी क्या निकाल लेंगे? पहले वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद कुछ पेयर्स में इसने गलती की है, 6 ले लिया एक एक्स की वैल्यू और 8 ले ली एक एक्स की वैल्यू, इससे दो वैल्यूज चेंज होगी। अगर हमें करेक्ट समेशन एक्स चाहिए तो जो समेशन एक्स पुराना वाला है उसमें से हमें 6 एंड 8 क्या करने पड़ेंगे? माइनस, और 8 एंड 6 क्या करने पड़ेंगे? ऐड। पर उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब समेशन एक्स की वैल्यू में चेंज आने वाला नहीं है। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू में भी क्या नहीं आने वाला? चेंज। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को गलत फाइंड आउट करने के बाद उसमें से 6 का स्क्वायर माइनस करना है, 8 का स्क्वायर माइनस करना है, 8 का स्क्वायर प्लस करना है और 6 का स्क्वायर प्लस करना है। ये वैल्यू भी आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी चेंज। उसी तरह 14 एंड 6 है, इसमें थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा। रॉन्ग जो समेशन y है जो कितना है? ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, 100 है। रॉन्ग समेशन y क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 100। इसमें से 14 और 6 को क्या करना है? माइनस, जो गलत ऑब्जर्वेशन ले लिए थे, और 12 और 8 को क्या करना है? ऐड। उसी तरह रॉन्ग समेशन y के स्क्वायर में से क्या करना है? 14 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर माइनस करना है, और 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर ऐड करना है। और उसके बाद हमें सही वैल्यू मिलेगी समेशन एक्स की, समेशन वाई की, समेशन एक्स स्क्वायर की, समेशन वाई स्क्वायर की। एन की वैल्यू में चेंज आने वाले नहीं है, और हम करेक्ट क्या निकाल सकते हैं? आर निकाल सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गिवन रॉन्ग समेशन एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा? रॉन्ग समेशन एक्स 125। करेक्ट समेशन एक्स इज इक्वल टू 125, नो चेंज। क्यों नो चेंज?
क्योंकि वैल्यू में कोई खास फर्क पड़ा नहीं। भाई सिंपल है, नो चेंज। उन्होंने गलत ऑब्जर्वेशन क्या लिए? 6 और 8, और करेक्ट क्या है? 8 और 6, बराबर है। चलिए फिर नीचे लिखते हैं रॉन्ग समेशन एक्स का स्क्वायर कितना है? 650। तो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर भी कितना आएगा? 650। इसमें भी कोई चेंज आने वाला नहीं है, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वही दो वैल्यू के स्क्वायर को माइनस करोगे, उन्हीं दो वैल्यू के स्क्वायर को क्या करोगे? ऐड करो। पर यहां चेंज होगा आगे, क्या? रॉन्ग समेशन वाई कितना है? रॉन्ग समेशन वाई क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है? 100। तो हम करेक्ट समेशन वाई निकाल सकते हैं। अरे हाँ कि ना? बोलो। 100 में क्या माइनस करो? 14 और 6, और क्या ऐड करो? 12 और 8। कितना आएगा? कोई तेरी तो, इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो स्क्वायर में पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे रॉन्ग समेशन वाई का स्क्वायर कितना है? 460। तो करेक्ट समेशन वाई का स्क्वायर कितना आएगा? 460 माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कितनी रे बाबा? ओ तेरी, कितना कठिन नहीं है ये। 460 m प्लस 436। एन की वैल्यू में कोई चेंज आने वाला नहीं। अच्छा, समेशन एक्स वाई में चेंज आएगा क्या? करना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। रॉन्ग समेशन एक्स वाई कितना दिया है? 508। तो हमें करेक्ट का लिए तो ट्राई तो करना पड़ेगा। करेक्ट समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 508 में से रॉन्ग पेयर का प्रोडक्ट क्या करो? माइनस करो। पहली रॉन्ग पेयर क्या थी? 6 इंटू 14। दूसरी रॉन्ग पेयर क्या थी? अ अरे जोर से बोलो ना। 8 इंटू 6। करेक्ट पेयर की प्रोडक्ट ऐड करो, क्या है? 8 इंटू 12, 6 इंटू 8। देखो चेंज आता है। हाँ आया, कितना आया करेक्ट समेशन एक्स वाई? 520 आया क्या? अब सब करेक्ट करेक्ट वाली चीजों को अंडरलाइन करो। यह है करेक्ट समेशन एक्स वाई, यह है करेक्ट वाई का स्क्वायर, यह है करेक्ट समेशन वाई। उसी तरह यह है करेक्ट एक्स का स्क्वायर, यह है करेक्ट समेशन एक्स। उठाओ और फॉर्मूले में डाल दो। क्या है फॉर्मूला हमारा? R इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एन समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल का स्क्वायर। पुट द वैल्यू एंड गिव मी द आंसर। बोलो, एन की वैल्यू कितनी है बेटा? कितनी है?
25। करेक्ट समेशन एक्स वाई कितना था? 520 माइनस करेक्ट समेशन एक्स कितना था? 125। करेक्ट समेशन वाई कितना था? 100 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n मल्टीप्लाइड बाय करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कितना था? 650 माइनस करेक्ट समेशन एक्स कितना था? 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू करेक्ट समेशन वाई का स्क्वायर कितना था? 4 माइनस करेक्ट समेशन वाई कितना था? 100 का स्क्वायर। तो बताइए आर की वैल्यू कितनी आएगी? बोल। क्यों कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? तो फिर बोलते रहोगी तो सही होगा ना। 0.066 क्या है? रिकरिंग है तो 6-7 कर सकते हो। अच्छा था क्वेश्चन, समझा क्या वो? आयुषी लिखित बात गई क्या अंदर? बाउंसर दीपेश अग्रवाल, आपका नाम नहीं पता मुझे। नमन। आसान था। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। कृष्णकांत तुम्हें जनरली नहीं आएंगे, ये लेवल के नहीं आएंगे तुम्हारे, सिंपल पर लेंदी कैलकुलेशन आएंगे। बट ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है कम चांसेस है इसके आने के। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 हमने कर लिया। एग्जाम्पल 11 अब आते हैं। 2 जजेस इन अ ब्यूटी कॉम्पिटिशन रैंक द 12 एंट्रीज एज बिलो, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब सुनो, बात हो रही है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। इसके कॉन्सेप्ट में समझाता हूं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बात बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब रैंक कोरिलेशन है क्या? तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्चुअली कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। अब मान के चलो कि मैंने, एक मिनट, एक सिंपल सा एक्सरसाइज करते हैं कि मान के चलो आप लोग सब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा, क्यों बेस्ट फ्रेंड बनते हैं दो लोग? दो लोग अच्छे दोस्त कैसे बनते हैं? व्हाट इज द रीजन कि कोई, देखो क्लास में इतने बच्चे हैं पर हर कोई किसी का फ्रेंड नहीं है। कोई किसी का फ्रेंड है, कोई किसी का फ्रेंड नहीं है। व्हाई डू पीपल बिकम फ्रेंड? मेरे भी फ्रेंड है, पहचान कई लोगों से है पर हर कोई मेरा फ्रेंड नहीं हो सकता। बट कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है। किसी से अच्छी दोस्ती कब होती है? जब गुण मिलते हैं दोनों के तब, या दोनों के अवगुण मिलते हैं तब? हाँ, दो लोग दोस्त तभी बनते हैं जब दोनों के क्या मिलते हैं? अवगुण मिलते हैं। गुण नहीं मिलते। दोस्ती करने के लिए गुण मिलना जरूरी नहीं है, अवगुण मिलना जरूरी है। जितने कीड़े मेरे अंदर है उतने कीड़े तेरे अंदर है, तो हम दोनों क्या बन गए? दोस्त बन गए। यही होता है रूल। अब सुनो कि भाई मैं आप लोगों को बताता हूं कि रैंक बताइए। तो मैं आपको 5 डिशेस दे रहा हूं जो आपको पसंद है आमतौर पर खाना। तो फर्स्ट वन इज पानी पूरी, ठीक है। दूसरा है समोसा, फिर है शायद भेल, फिर है रगड़ा पेटीज, और कोई अच्छी चीज बता दो यार चटपटी सी। पाव भाजी, चलो ठीक। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें ले सकते हैं। अब अगर मानते हैं कि भाई दो लोग बड़ी अच्छे दोस्त हैं, से आई विल से साफिया एंड वैभवी। अब मैं दोनों को सीक्रेटली एक टास्क दे रहा हूं। साफिया शुड टेल कि उसकी पसंद की चीजों को रैंक देना है 1 2 3 4 5, एंड वैभवी को उसकी पसंद की चीजों को रैंक देना है 1 2 3 4 5। एक दूसरे से डिस्कस कर कर नहीं, सब लोग अपना बताएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, अगर साफिया ने रैंक दिया कि उसको सबसे ज्यादा पसंद है पानी पूरी, दूसरे नंबर पे समोसा, तीसरे नंबर पे भेल, चौथे नंबर पे रगड़ा और पांचवें नंबर पे क्या? पानी पूरी। वैभवी का भी बोलना है कि भाई मुझे भी सबसे ज्यादा पसंद है पानी पूरी, फिर नंबर आएगा समोसे का, फिर नंबर आएगा भेल का, फिर नंबर आएगा रगड़े का, और फिर नंबर आएगा किसका? पाव भाजी का। तो इसका मतलब क्या है कि साफिया और वैभवी की ख्याल कितने परसेंट एक दूसरे से मैच करते हैं? 100%। साफिया के और वैभवी के जो थिंकिंग है, जो थॉट है, एक दूसरे के साथ कितने परसेंट मैच करते हैं? 100%। इन दोनों के ख्याल एक जैसे। तो इसका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना आएगा? +1। फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा। फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अब आप ही बताओ खुद
कि अगर यही 5 डिशेस को लेके, क्या क्या थी? पहली डिश पानी पूरी, दूसरा क्या था? समोसा, तीसरा क्या था? भेल, फिर क्या था? रगड़ा, और क्या था? पाव भाजी। अब मान के चलो हमारे दो फ्रेंड्स है, एक है क्या? पूर्वा, और एक का नाम है क्या? राधा। अब इनकी दोस्ती के किस्से पूरे दुनिया में मशहूर है। अगर इनसे पूछे कि भाई बताओ कि आपको क्या रैंकिंग आप दोगे आपकी पसंद की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीजों को एक नंबर पे, तो भाई यहां से शुरुआत हुई कि पूर्वा ने बोला सबसे एक नंबर पे पानी पूरी, 2 नंबर पे समोसा, 3 नंबर पे भेल, 4 नंबर पे रगड़ा, और 5 नंबर पे पाव भाजी। पर राधा का ख्याल बिल्कुल उल्टा था। राधा ने यहां से शुरुआत की, 1, 2, 3, 4 और क्या? 5। अब आप दोनों से पूछता हूं, इन दोनों के ख्याल कितने परसेंट मैच करते हैं? 100% मैच करते हैं। इन दोनों के ख्याल कितने मैच करते हैं? 100%। पर कौन सी डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में। तो इनका जो रैंक कोरिलेशन कोइफिशिएंट आएगा वो एग्जैक्टली आएगा कितना? -1। फिर आप कहीं पे भी शादी में जाओ, आप क्या खेल सकते हो? ये खेल खेल सकते हो, दुल्हा और दुल्हन को क्या देने के? हनीमून डेस्टिनेशन के प्लान्स बताने के, कि आप शादी के बाद कहां जाना चाहते हो। उसमें उन लोगों को ऑप्शन देने का, महाबलेश्वर, और कहाँ है जाते हैं लोग? गोवा, केरला, औकात में करो कहा, मालदीव्स, और बताओ, और बताओ, जम्मू क्या बम फोड़ने जाएंगे? चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर। फिर उनको बोलने का, दीदी को पूछने का कहाँ जाना चाहती हो, और जीजू को पूछने का कहाँ जाना चाहते हो। फिर उनका मैच करने का क्या? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पॉजिटिव रहा तो दोनों के ख्याल कैसे? मिलते जुलते, और निगेटिव रहा तो उनको बोलना तैयारी कर लो, ज्यादा दिन तुम्हारा गाड़ा चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बताइए, अगर अगर दीदी जाना चाहती है सबसे पहले कहाँ? मालदीव। हाँ, क्योंकि दीदी को बजट बनाना है नहीं ना। वो तो किसका काम है? जीजू का। तो दीदी तो बोलेगी कहाँ चलते हैं? मालदीव। दीदी का ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कहाँ पे? केरला में। फिर दीदी जाना चाहेगी, गई तो महाबलेश्वर। उसके बाद अगर चॉइस मिली तो गोवा, और उसके बाद चॉइस मिली तो जम्मू। पर जीजू के ख्याल बिल्कुल अलग है। जीजू की पहली चॉइस है क्या? गोवा, सस्ते में मस्त जगह। दूसरा कुछ हुआ ही तो और सस्ते में निपटना है तो कहाँ चलो? महाबलेश्वर। और कहीं जाना है तो ई विल से चलो भाई, आई एम नेशनलिस्ट, जवानों को देखते मेरा अगला क्रम है क्या? जम्मू। उसके बाद उसका विचार हुआ तो कहाँ? केरला। और नईच मानी बीवी तो मालदीव। देख लेंगे, कर्जा वर्जा लेके बजट बना लेंगे। अब आपको यह पता करना है कि इनके ख्याल कितने परसेंट मिलते हैं। आइए कॉन्सेप्ट दीजिए, पहले फार्मूला लिखिए, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसको बोला जाता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और इसका फार्मूला आपको यहां पे दिया है, इसको नोट करना है आपको। 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n³ - n भी लिख सकते हो, मतलब सिंपल फार्मूला आप लिख सकते हो। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n³ माइनस क्या? n। लिखा फार्मूला। और ये फार्मूला तब यूज होता है जब रैंक में क्या नहीं होता? टाई नहीं होता। जब रैंक में क्या नहीं होता? टाई। टाई मतलब इसने भी वही रैंक दिया, उसने भी वही रैंक दिया। तो टाई अगर हो जाए कि फर्स्ट रैंक पे कौन है ये डिसाइड ना कर सको, देन ये फार्मूला यूज करना है। आओ एक क्वेश्चन ही लेते हैं इसका। लिखो, खुद के हाथ से एक क्वेश्चन लिखो। कंप्यूट द कोएफिशिएंट of rank correlation between sales and advertisement expenses in thousand of rupees from the following data. 1 - 6 summation d का square divided by n³ minus क्या? n। लिखा फार्मूला। और ये फार्मूला तब यूज होता है जब रैंक में क्या नहीं होता? टाई नहीं होता। जब रैंक में क्या नहीं होता? टाई। टाई मतलब इसने भी वही रैंक दिया, उसने भी वही रैंक दिया। तो टाई अगर हो जाए कि फर्स्ट रैंक पे कौन है ये डिसाइड ना कर सको, देन ये फार्मूला यूज करना है। आओ एक क्वेश्चन ही लेते हैं इसका। कंप्यूट द कोएफिशिएंट
compute the coefficient of rank correlation between sales and advertisement expenses in thousand of rupees from the following data. यहां पे सेल्स को आप x मान सकते हो और एडवर्टाइजमेंट को क्या मान सकते हैं, y. क्वेश्चन पहले लिखो, फिर मैं बताता हूं आपको कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है. अब एक्चुअली यहां पे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, लिखना होगा क्या क्वेश्चन. 90, 85, 68, 75, 82, 80, 95, 70, 7, 6, 2, 3, 4, 5, 8 और 1. पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिन लो कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बराबर है. अब अगर ऑब्जर्वेशंस दिए तो आपको इनको अपने हिसाब से पहले क्या देनी होती है, रैंक. अगर ऑब्जर्वेशन 8 है तो एक्स के रैंक भी 1 से लेके कहां तक रहेंगे, 8 तक. और वाई के रैंक भी कैसे रहेंगे, 1 से लेके 8 तक. अब रैंक आप कैसा देना चाहते हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में दो एक्स को भी और किसको, वाई को, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दो किसको, एक्स को और वाई को. तो वाई में तो देखो 8 ऑब्जर्वेशन है, इसकी रैंक जितना लाख खर्चा किया उतना है. 1 लाख खर्चा किया तो रैंक 1, 2 लाख खर्चा किया तो रैंक 2, 3 लाख खर्चा किया तो रैंक 3 और 4 लाख खर्चा किया तो रैंक. इन्होंने रैंक फॉर वाई को चेंज कर दिया, शायद उल्टा कर दिया. 8 1. अच्छा चलो, अपन अब कौन से ऑर्डर में रैंक देते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर. जितना ज्यादा पैसा खर्च किया उतना पहला रैंक. तो देखो एडवर्टाइजमेंट की बात करता हूं, सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च किया, यहां पे, तो इसका रैंक कितना आएगा, 1. फिर पैसा कहां खर्च किया, यहां पे, तो इसका रैंक कितना आएगा, 2. फिर पैसा कितना खर्च किया, 6, तो इसका रैंक कितना आएगा, 3. फिर कितना पैसा खर्च किया, 5, तो इसका रैंक कितना आएगा, 4. फिर कितना पैसा खर्च किया, 4, तो इसके रैंक कितना आएगा, 5. फिर इसका रैंक 6, इसका रैंक 7 और इसका रैंक कितना आएगा, 8. बराबर है. उसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में रैंक दो, उसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में रैंक दो. सबसे ज्यादा सेल्स कब हुआ, 95, तो इसका रैंक क्या आएगा, 1. फिर सेल 90, तो इसका रैंक कितना आएगा, 2. फिर सेल कब हुआ, 85, तो इसका रैंक कितना आएगा, 3. फिर खर्च 82, तो इसका रैंक कितना आएगा, 4. फिर 80, इसका रैंक कितना आएगा, 5. फिर तो इसका रैंक कितना आएगा, 6. फिर 70, तो इसका रैंक कितना आएगा, 7. और सबसे कम सेल कितना हुआ, 68, तो इसका रैंक कितना आएगा, 8. तो आपको वैल्यूज लिखनी है पहले एक्स की, वाई की, और बाद में उसके क्या देने, रैंक. फिर रैंक का डिफरेंस लेना है और उसका स्क्वायर करना है. यू आर डन विद द फार्मूला. चलो टेबल बनाओ नीचे. वैल्यू ऑफ एक्स लिखो सेल्स, वैल्यू ऑफ वाई लिखो वाई, रैंक ऑफ एक्स लिखो और रैंक ऑफ वाई लिखो. रैंक आप आपकी मर्जी कैसे भी दे सकते हो, सबसे कम वाले को पहला रैंक और सबसे ज्यादा वाले को आखिरी रैंक, या सबसे ज्यादा वाले को पहला रैंक और सबसे आखिरी वाले को फर्स्ट रैंक. आपकी मर्जी पर दोनों ही केस में रूल सेम अप्लाई करना, ऑब्जर्वेशन एक्स में भी और ऑब्जर्वेशन वाई में. अच्छा, ऑब्जर्वेशन दिए तो रैंक कैसा देना है समझ में आ गया. आप जैसी मर्जी चाहे वैसा रैंक दे. अब डी क्या है बेटा, डी इज नथिंग बट अ डिफरेंस इन व्हाट, रैंक. सिंपल है. दो में से दो गए कितने, 0. और 0 का स्क्वायर कितना, 0. 3 और 3 का डिफरेंस कितना, 0. 0 का स्क्वायर कितना, 0. 8 में से 7 गए 1, 1 का स्क्वायर 1. 6 में से 6 गए कितने, 0. 0 का स्क्वायर 0. 4 में से 5 गया -1, -1 का स्क्वायर 1. 5 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1. 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0. 7 में से 8 गया 1, 1 का स्क्वायर. और यहां पे आपको लेना है समेशन डी का स्क्वायर. क्या लेना है, समेशन डी का स्क्वायर.
ये बहुत इजी है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी होता और इस पे बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। दो ऑब्जर्वेशंस दिए रहते हैं और आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं निकालना होता है, क्या निकालना होता है? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आमतौर पे ये मिलना चाहिए, इसका रीजन बताता हूं। ये कौन कैलकुलेट करता है? आप लोगों ने कभी वो ये देखा है क्या? डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल, मिस यूनिवर्स कंपटीशन, मिस वर्ल्ड कंपटीशन। क्या होता है इसमें? जजेस होते हैं, ज्यूरीज होते हैं और कई सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। हर ज्यूरी, हर जज अपने हिसाब से क्या देता है पार्टिसिपेंट्स को? रैंक देता है कि ये मेरे हिसाब से इसका नंबर पहला है, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा है और इसका क्या है? पांचवा। दूसरा जज अपने हिसाब से देता है, तीसरा जज अपने हिसाब से देता है। तो एक्चुअली जो भी ऑर्गेनाइजर है उसको यह देखना चाहिए कि जजेस के ख्याल मिलते हैं या नहीं मिलते, नहीं तो पार्सलिटी होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो जज कितने इम्पार्शियल है ये देखने के लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब किसी का परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है सभी जजेस ने उसका रैंक कैसा रखा होगा? ऊपर। पर अगर कोई जज पार्शियल है, एक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, दो जजेस ने उसको बहुत ऊपर रखा, पर दो जजेस ने बहुत क्या रखा? नीचे, तो इसका मतलब है जज पार्शियलिटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। तो आमतौर पे ब्यूटी कंपटीशन, स्पोर्ट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, यहां पे जहां ढेर सारे जजेस होते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजर होता है उसको ये बात पुख्ता करने के लिए कि भाई जजिंग फेयर हुई है, क्या कैलकुलेट करना चाहिए? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर किसी का परफॉर्मेंस सभी जजेस को अच्छा लगता है तो सभी ने उसको अच्छा रैंक दिया होगा, तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट और भी पॉजिटिव होगा और भी क्या होगा? स्ट्रांग। और अगर जज पार्शियल है, कुछ जज अच्छे को अच्छा बोल रहे हैं तो कुछ जज अच्छे को जानबूझ के क्या बोल रहे हैं? बुरा बोल रहे हैं, तो उनका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा? निगेटिव। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, हाँ कि ना? तो चलो, डी का स्क्वायर निकालना कठिन काम है क्या? तो स्टेप वन में हमें क्या देने हैं? रैंक देने हैं। फिर रैंक का क्या निकालना है? डिफरेंस। और उसका क्या करना है? स्क्वायर। नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 8। तो एन की वैल्यू कितनी है यहां पे? 8। उठा के सीधा सीधा वैल्यूज को कहां पुट कर दो? फॉर्मूला में पुट करो। व्हाट इज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1 को आप एन क्यूब माइनस एन भी क्या कर सकते हो? डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। वैल्यूज डालो, क्या है? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर कितना है? 4। एन कितना है? 8। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब 5 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस, तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू बताओ। 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 504 कितना आता? 0 पॉइंट प्लस की माइनस? प्लस। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन है किसमें? सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर पे। ये दिखाता है कि आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? सेल्स। और एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा घटाओगे तो क्या घटेगा? सेल्स घटेगा। यहां पे नीचे लिखा है द हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स दैट देयर आर वेरी गुड अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन सेल्स एंड व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। दोनों में एग्रीमेंट बहुत अच्छा है। तो चलो, आज भैया और भाभी की बात करी, छेड़ी थी, तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट सॉल्व करो। यहां पे ऑलरेडी रैंक देके रखे, यहां पे ऑलरेडी क्या देके रखे? रैंक देके रखे, तो आपको रैंक देने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यूज होती तो आपको रैंक देनी पड़ती, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप सीधा यहां पे डी का स्क्वायर निकाल लीजिए, काम हो गया। 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना? 1। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। 2 और 4 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4। 1 और 5 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16। 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4। तो आपको मिल गया समेशन डी का स्क्वायर कितना? 20 और 4 24 और 1 25 और 9 34। फार्मूला लगाओ। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। वैल्यू पुट करो, कितना समय लगता है इसको? इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 34 डिवाइडेड बाय एन 5 है 125 माइनस 25। हाँ माइनस, ख्याल पटी नहीं रही इनका।
कितना आया? माइनस कौन सा? अच्छा -5 आएगा ना। कितना आता है फिर? 1 माइनस 1 -0.70%। दोनों कौन से डायरेक्शन में सोचते? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इनके गुण मिल रहे हैं क्या? तो बताओ मुझे, अगली बार जब शादी कराओ लड़का और लड़की की, तो उसकी कुंडली मिलाओगे कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलाओगे? अरे बाबा, लड़का लड़की की कुंडली मिलानी चाहिए कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलाना चाहिए? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये गेम आप किसी भी फैमिली फंक्शन में खेल सकते हो, बिल्कुल खेल सकते हो। थर्म पर खेल अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। आओ फिर वापस अपनी नोट्स पे। 2 जजेस इन अ ब्यूटी कॉम्पिटिशन रैंक 12 एंट्रीज एज फॉलो। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। मिला क्या सबको? एक्स ने रैंक दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वाई की रैंक बिल्कुल अलग थी। जिस कॉम्पिटिटर को एक्स ने पहला रैंक दिया, वाई ने उसको कौन सा रैंक दिया? 12वां। मतलब यहां से तो एक बात पता चल गई कि इनके ख्यालों में बहुत सारा क्या है? डिफरेंस है। इनके ख्याल एक दूसरे से एग्री करते नहीं है। बस आप मेरे को ना आसानी से जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना क्या निकाल के दे दो? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलो चालू हो जाओ, जल्दी से डब्बा बनाओ, टेबल बनाओ। एग्जाम में इतना बड़ा टेबल टूबल बना के करते बैठोगे क्या टाइम पास? नहीं, डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस लेके क्या करने का? स्क्वायर। उठाओ कैलकुलेटर। 1 माइनस 12 इंटू इक्वल टू 2 माइनस 9 इंटू इक्वल टू 3 माइनस 6 इंटू इक्वल टू 4 माइनस 10 इंटू इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू इक्वल टू 8 माइनस 7 इंटू इक्वल टू 2 माइनस 8 इंटू इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू इक्वल टू 11 माइनस 11 इंटू इक्वल टू 12 माइनस 1 इंटू इक्वल टू जीटी। डायरेक्ट हाथ में आ गया क्या? समेशन डी का स्क्वायर। जितनी बार इक्वल टू दबा रहे हो ऑटोमेटिक टोटल हो रही है। डी का स्क्वायर 1 मिनट में मिल जाता। 1 मिनट भी कहां लगता? जितना समय बोलने में लगा उतना समय करने में लगता। बटन बराबर दबाओ। कीपैड अगर आपके कैलकुलेटर का खराब है तो आपको लेके डूबेगा, बता रहा हूं। अरे बोलो ना, इतना समय नहीं लगता ना। कितना आया? 41। अच्छा, समेशन डी स्क्वायर कितना आया आपका? 416। हो गया ना, फिर आंसर ही तो आ गया इसका। R इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस क्या? n। एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू 1 - 6। कितना आया रे? 416। n कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12। 12 का क्यूब कितना होता? 1728 माइनस 12। कितना आता? R इज इक्वल टू -0. बराबर करो। मैं तो करूंगा 1728। आई नो -12 इसको कर दूंगा m+6 मल्टीप्लाइड बाय 416 करूंगा, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करूंगा 1 को m+1। ये आ गया मेरा आंसर -0.4545। क्यों ऐसे गलत सलत जवाब निकालते हो इतने से आसान क्वेश्चन के?
अरे कोई कठिन काम था क्या? इजी था, डिफिकल्ट था? बहुत इजी है। आया क्या सबका आंसर? क्या रे साफिया? क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। फ्रॉम द डाटा, अच्छा माइनस में आया, मतलब इन जजेस की जो रैंक देने की थॉट है वो एक दूसरे से एग्री करती है कि नहीं करती? नहीं करती, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में सोच रहे हैं। जिस कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस एक्स को अच्छा लगता है वाई को वो अच्छा लगता नहीं है, और जिसका वाई को अच्छा लगता है उसका एक्स को अच्छा लगता नहीं है। मतलब जजिंग फेयर नहीं हो रहा। जजेस कहीं ना कहीं क्या है? पार्शल है। पुढे चला, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यहां वैल्यूज दिए कि रैंक दिए? यहां वैल्यूज दिए कि रैंक दिए? वैल्यू। तो वैल्यूज अगर दिए तो आपको खुद से क्या देनी है? रैंक देनी। अब रैंक देने के लिए आप अपनी मेथड का यूज कर सकते हो। सबसे कम वाले को पहला रैंक दो तो सबसे ज्यादा वाले को आखिरी रैंक, या तो सबसे ज्यादा वाले को पहला रैंक दो तो कम वाले को आखिरी। तो रैंक तो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक से लेके 8 रैंक देनी है एक्स को, एक से लेके 8 रैंक देनी है कहां पे? वाई को। अपना क्राइटेरिया खुद डिसाइड कीजिए, उस पर कोई बंधन नहीं है, फिर भी आंसर कैसे आएंगे दोनों के? सेम। चलो स्टार्ट कर दो, आपको जो रैंक देना है लिख लो, और रैंक का डिफरेंस उसका स्क्वायर डी स्क्वायर सेम आएगा। आप चाहे कम वाले को पहला रैंक दो या आप ज्यादा वाले को पहला रैंक दो, पर जो क्राइटेरिया एक्स के लिए लगाया वही क्राइटेरिया किसके लिए लगाने का? वाई के लिए। चलो फटाक से स्पीड अप करो, कम ऑन। आपको करना है पटाख से। आंसर बता दो, इसका कितना आया? 12 का आंसर कितना आया? प्लस की माइनस? 0.95। मतलब काफी एग्रीमेंट है एक्स में और किस में? वाई में। और अच्छा पॉजिटिव एग्रीमेंट है, दोनों एक दूसरे से चलते। 10 कॉम्पिटिटर्स इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट रैंक बाय 3 जजेस इन फॉलोइंग ऑर्डर, जज 1, जज 2 और जज 3। 3 जजेस थे। जज 1 ने अपना रैंक दिया, किसी को 10 कॉम्पिटिटर्स थे तो सबने रैंक 1 से लेके कहां तक दिए? 10 तक। रैंक दिए हुए आपको रैंक देने की जरूरत नहीं है। यूज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिटरमाइन व्हिच पेयर ऑफ जजेस हैज नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। कौन से दो जज ब्यूटी कंपटीशन में एक ब्यूटी को कॉमनली जज करते हैं या एग्रीमेंट है? तो पेयर ऑफ जजेस पूछा है तो आपको आर निकालना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जज 1 का, जज 2 का, जज 1 का, जज 3 का, जज 2 का और जज 3 का। तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितनी बार निकालने हैं आपको? 3 बार। जज 1, जज 2, जज 2, जज 3, जज 1 एंड जज 3। स्टार्ट करते हो? स्टार्ट करो, खत्म करो, एंड करो, जल्दी से, क्विक। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 13 का एग्जाम्पल, J1 और J2 का, J2 और J3 का, J1 और J3 का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट करना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। एक्स कोई एक स्टूडेंट है, वाई कोई एक स्टूडेंट है, या एक्स कोई सब्जेक्ट है और वाई कोई सब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग दिए हुए मार्क्स है। 48, 33, 49, 16, 16। देखो 16 कितने बार आया? 2 बार। मतलब रैंक कैसे लगाओगे? अब कहीं ना कहीं तो रैंक में क्या होगा आपका? टाई होगा। अरे बाबा, आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या देना है? रैंक देना है। तो एक 16 है एक स्टूडेंट को मार्क, दूसरों को भी कितने मार्क है? 16 मार्क है। तो रैंक किसका? पहले वाले को दोगे या दूसरे वालों को दोगे? तो दोनों में क्या हो गया? टाई हो गया। 65, 24, 16 और एक स्टूडेंट को मिल गए तो कितने लोगों में टाई हो रहा है? 3 लोगों में टाई हो रहा है। दूसरे इसमें 13, 13 वाई सीरीज में 2 लोगों को मिला, यहां टाई हो गया। 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6, 6, 6 में भी क्या है?
टाई है, तो कई बार टाई है, तो जब रैंक में टाई होते हैं तो लॉजिक क्या है, मान के चलो कि आपको, आप अब मैं करके दिखाता हूं, चलो लिखो, पहले फार्मूला लिखो। When there is a tie in ranks, Spearman's rank correlation coefficient is given by 1 minus 6 summation d square per summation t square minus t divided by 12 divided by n cube minus n. बस एक छोटा सा चीज ऐड करना है, फॉर्मूला वही है जो पिछला था, वहां पे 6 समेशन डी स्क्वायर था, अब यहाँ 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस टी क्यूब माइनस टी बाई 12 का समेशन उसमें ऐड करना है। एक छोटा सा फैक्टर ऐड होगा और उस फैक्टर को करेक्शन फैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? करेक्शन। अब करना कैसे मैं बताता हूं, फिर अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं। फॉर्मूलों को गौर से देखो तो आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला याद करना है और फिर एक फैक्टर याद रखना है जिसका नाम है क्या? करेक्शन फैक्टर। टी फॉर टाई, टी फॉर क्या? टाई। ध्यान से सिर्फ रैंक लगाने हैं, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लिया, where summation t cube minus t by 12 is called as the sum of a correction factor. Okay, so come with me and now let's start doing question number what? 14. यहां पे टाई होने वाला है और जम के क्या होने वाला है? टाई होने वाला है। तो हमें रैंक देते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है और कुछ नहीं। आ जाओ ना, पहले रैंक दे देते हैं। एक्स रैंक एक्स, वाई रैंक वाई, फिर डी का स्क्वायर, इतना ही टेबल बनाना है आपको। एक्स की वैल्यू आपको यहां देना है रैंक एक्स, यहां वाई की वैल्यू लिखनी है, यहां पे लिखना है आपको रैंक वाई, और यहां आपको देना है डी का स्क्वायर। डी नहीं निकाला तो चलेगा, डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे? डी का स्क्वायर। अब पहले एक्स की वैल्यू पुट कर लेता हूं। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 48, 33, 14, 9, 16, फिर 16, 65, सॉरी 65 है ना, 24, 16 और 50। अब सुनो सब लोग, एक्स की वैल्यूज लिख लो। अब इसको रैंक देंगे, जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स है उसका रैंक पहला। पहला रैंक किसको आएगा? 60। इसमें कोई टाई नहीं है, मतलब पहला रैंक तो 100% किसका है? 65 वाले का। इसको लेके किसी के मन में कोई डिस्प्यूट नहीं है। 65 के बाद किसको मार्क्स मिले? 57। इसका सेकंड रैंक आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बराबर है। फिर थर्ड रैंक किसको आएगा? 48 वाले में भी कोई टाई नहीं है, इसको तो थर्ड रैंक देना ही देना है। अरे हाँ कि ना? फिर फोर्थ रैंक किसका? 40। फिफ्थ रैंक किसका? 33 वाले का। इसको भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। सिक्स्थ रैंक किसका? 24। इसमें कोई टाई है क्या? नहीं। फिर सेवंथ रैंक किसका? 16। एट रैंक भी किसका? 16। और नाइन्थ रैंक भी किसका? 16। तो नीचे लिखेंगे नोट, इन सीरीज एक्स देयर इज नो टाई पोजीशन फॉर रैंक 1 to 6। रैंक 1 से लेकर रैंक 2 में कोई टाई पोजीशन नहीं है, बट फॉर रैंक 6, रैंक 7 एंड रैंक 8 देयर इज टाई। 7, 8 एंड 9 भी है क्या? अच्छा, 1 to 6 में प्रॉब्लम नहीं है। फॉर रैंक 7, फॉर रैंक 8 एंड फॉर रैंक 9
देयर इज ए टाई बिटवीन 3। कितने लोगों में टाई है? 3 लोगों में टाई है। सो दे ऑल विल बी रैंक्ड। अब इनका रैंक दोगे तो गुस्सा आ जाएगा ना। किसी को 7 बोलोगे तो वो बोलेगा मैं 8 क्यों, 8 वाला 9 वाला बोलेगा मैं 9 क्यों। ये तो दिक्कत है ना। तो ये झगड़ा खत्म करो। सो दे ऑल विल बी रैंक 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3। उन सबका रैंक क्या आएगा? 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3। सबका एक ही रैंक रहेगा, क्या? 8 रैंक। कोई 7 पे नहीं, कोई 9 पे नहीं, किसी को बुरा ना लगे। इसलिए जिसमें जिसमें टाई हुआ है इसका भी रैंक 8, इसका भी रैंक 8 और इसका भी रैंक 8। मतलब ना तो किसी को 7th रैंक दिया, ना तो किसी को 9th रैंक दिया। और जो ये है इसका डायरेक्ट रैंक आएगा, रैंक क्या? 10। तो 3 में टाई हुआ इसलिए तीनों का एवरेज निकाल के रैंक दे दिया। 2 में होता तो 2 का एवरेज निकाल के रैंक देते। 4 का होता तो 4 का एवरेज निकाल के क्या देते? रैंक देते। अरे हाँ कि ना? यस और नो? अब टाई कितने लोगों में हुआ? 3 लोगों में। इसलिए ये जो करेक्शन फैक्टर है इसका क्या? t³ माइनस टी। ये 3³ - 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 12 आएगा। इसी नोट में कंटिन्यू करेंगे। नीचे लिखेंगे एज देयर वॉज टाई अमोंग 3 रैंक्स, करेक्शन फैक्टर विल बी तीन का क्यूब -3 डिवाइडेड बाय 12। मतलब आएगा 6 बाय क्या? 12। एक करेक्शन फैक्टर मिल गया। जहां जहां टाई होगा वहां वहां क्या निकालेंगे हम? करेक्शन फैक्टर। यहां टाई कितनी पोजीशन के लिए था? 3 पोजीशन के लिए। तो टी की वैल्यू कितनी होगी? 3। ये हो गई नोट 1। क्या बोला? सॉरी, 24/12। हो गया। अब इधर इधर रैंक लग गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। अब y की वैल्यूज बताओ। 13, फिर से कितना? 13, फिर 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6, 19। टोटल कहां से कहां तक रैंक देने? 1 से लेके 10 तक। अब बोलो सबसे ज्यादा मार्क को पहला रैंक दे रहे हो अपन, तो यहां तो 29। अच्छा 29 है ही नहीं के? ये 20 है। अच्छा 24 वाले को रैंक कौन सा? पहला। इसमें कोई टाई है क्या? अरे है क्या? नहीं। फिर दूसरा रैंक किसको दोगे? इसमें कोई डिस्प्यूट है? नहीं। फिर तीसरा रैंक किसको दोगे? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो पहला रैंक लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा। चौथा रैंक किसको आना चाहिए? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां टाई हो रहा है क्या? नहीं। अगला रैंक किसको आना चाहिए? हाँ, पर 1 2 3 4 रैंक लग गए। अब 5वें और 6वें रैंक के लिए क्या है? टाई। लिखो नीचे नोट नंबर 2। In series Y, there is tie position for rank। कौन से रैंक के लिए रे? 5 and 6। Hence they will be ranked। बोलो क्या रैंक दोगे दोनों को? 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना? 5 पॉइंट। कोई पांचवा नहीं, कोई छठवा नहीं, बुरा मत मानो। इसका भी रैंक 5.5, तो इसका भी रैंक कितना? 5.5। क्यों बुरा लगे किसी को? कौन पांचवा है कौन छठा? दोनों को तो मार्क कैसे? सेम। तो दोनों को 5.5 5.5 रैंक दे देंगे। फिर यहां और करेक्शन फैक्टर निकलेगा। अब कितने इसमें टाई हुआ? 2 में कि 3 में? 2 में। तो टी की वैल्यू कितनी रहेगी? एज देयर इज अ टाई अमोंग 2 रैंक्स,
करेक्शन फैक्टर विल बी 2 का क्यूब -2/12। कितना? 6/12। इज दैट ओके? अब रैंक कितने लग चुके? 1 2 3 4 5 और 6। अब बात आती है कौन से रैंक की? 7। अब 13 तो हो गए, 7th रैंक किसको मिलेगा? 9। इसमें कोई डिस्प्यूट है क्या? फिर 8 रैंक किसको मिलेगा? हाँ, फिर से टाई है। फिर से क्या है? टाई। तो इसके लिए बनानी पड़ेगी नोट नंबर 3, या इसको आप टाई 1 टाई 2 टाई 3 भी बोल सकते हो। नोट 1 नोट 2 नोट 3 के जगह पे टाई 1 टाई 2 और यहां टाई 3 हुआ। ये एक सीरीज में है कि वाई? इन सीरीज वाई देयर इज अगेन ए टाई फॉर कौन से रैंक में टाई है? 7 तक तो लग गया, 8 और 9 फॉर रैंक 8 and rank 9. So both will be rank 8 plus 9 divided by क्या? 2। कितना? 8.5। और करेक्शन फैक्टर कितने रैंक में है? 2। तो इसका भी वैल्यू 6 बाय क्या आएगा? 12 ही आएगा। हो गया? ओके। क्या रैंक दो फिर इनको दोनों को? 8.5 और 8.5। बुरा मानो होली है। ये 6 वाला भी 8.5, मतलब 8 रैंक लग गया, 9 रैंक गया। और ये तो बचा ही अपना 4 मार्क वाला, इसको कौन सा रैंक मिलेगा? 10। प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व। नाउ यहां पे आपको रैंक 1 से रैंक वाई डी का स्क्वायर कर लो भाई, सीधा सीधा। बताओ डी स्क्वायर की वैल्यूज बताते। अरे डायरेक्ट करो ना, 3 माइनस 5.5 इंटू इक्वल टू कितना? 6.25। 5 माइनस 5.5 इंटू इक्वल टू कितना? 0.25। 4 माइनस 1 इंटू इक्वल टू 9। 10 माइनस 10.5 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू इंटू इक्वल टू 6 माइनस 7 इंटू इक्वल टू 8 माइनस 8.5 इंटू इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू इक्वल टू। बस यहां से जो आपके हाथ में आया वो और कुछ नहीं है, क्या है? समेशन डी का स्क्वायर। बोलो समेशन डी का स्क्वायर, जीटी निकाल के कर लो। 41। अब आपके पास तो ये है सब टी स्क्वायर माइनस टी, टी स्क्वायर माइनस टी, टी स्क्वायर माइनस सॉरी टी क्यूब माइनस टी बाई 12, टी क्यूब माइनस टी बाई 12। करेक्शन फैक्टर का भी क्या कर लो? नीचे सम कर लो। चाहिए ना हमें समेशन करेक्शन फैक्टर? तीन करेक्शन फैक्टर निकले अपने। इज इक्वल टू पहला करेक्शन फैक्टर क्या है? 24/12 प्लस दूसरा क्या है? 6/12 प्लस तीसरा क्या है? 6/12 इज इक्वल टू कर लो 24 एंड 6 30, 36/12 कितना? 3। दैट्स इट। फार्मूला उठाओ और लगा दो। फाइनल फार्मूला क्या है? जब टाई होता है तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करना है? वैल्यू पुट कर दो ना भाई इसमें। समेशन डी स्क्वायर कितना आया था? अरे कितनी? माइनस करेक्शन फैक्टर का सम कितना आया था? 3। एन कितना है? इज इक्वल टू
बोलो 990 आता 10 क्यूब माइनस 10, 41 और 3 कितने होते हैं? 44 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितने होते हैं? 260। और बताओ ना 264 डिवाइडेड बाय 990 कितना होता है? 0.267। फाइनल आंसर 0.7। ये कौन सा टाइप था जहां पे रैंक क्या होते हैं? टाई। तो भाई कितने रैंक में टाई हुआ उसको टी लेने का, 3 रैंक में टाई हुआ तो टी की वैल्यू 3, 4 में होता तो 4, 5 में होता तो 5। कर सकते हो। अब एक और टाइप है कोएफिशिएंट ऑफ क्या? कॉन्करेंट डेविएशन। इसको कल कवर करेंगे। मीनवाइल कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन को छोड़ के पूरी की पूरी एक्सरसाइज आज आपके लिए क्या है? होमवर्क है।